Hello, good morning. Today we will start P block elements of class 12th. P block elements, our first group is group 16 in our syllabus of class 12. There are three groups, group 16, 17 and 18. So let us start with group 16. 16 groups members are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. How to keep in mind? ओस से टे पो, ओस से टे पो, ऑक्सीजन, सल्फर, selenium, tellurium and polonium. So the atomic number of oxygen is 8, right? There is no need of remembering the atomic number of sulfur because you just remember magic numbers 8, 18, 18 and 32. What does I mean to say? 8 atomic number is of oxygen. You simply add 8 to this. It will become 16 and you will get the atomic number of next element. अब इस next element का atomic number पता लगाना हो तो what we have to do? Magic numbers हमें mind में रखने हैं. इसमें 18 add कर दो तो इसका atomic number आ जाएगा. फिर इसमें 18 add कर दो, इसका atomic number you will come to know. और फिर 32 add कर दो, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा. आई मीन टू से कि सिर्फ आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद रखना है, बाकियों का याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू सिंपली रिमेंबर दीज मैजिक नंबर्स. इसमें 8 ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा, इसमें 18 ऐड करोगे तो सिलीनियम का आ जाएगा, सिलीनियम में 18 ऐड करोगे टेलुरियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा और इसमें 32 ऐड करोगे तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा. राइट, एटॉमिक नंबर हो गया, members के names हो गए. First two members are non-metals, right? These two are metalloids and the last one is metal. This is radioactive in nature. We don't study about it. पोलोनियम के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते रेडियो एक्टिव होने की वजह से. ऑलवेज रिमेंबर जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे नीचे वाला जो मेंबर होगा वो हमेशा मेटल निकलेगा. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्रुप 16 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम क्यों होती है? ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी से लेस होती है बिकॉज ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन. अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है. सी, नाइट्रोजन हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. अब नाइट्रोजन कहता है खबरदार मेरे इलेक्ट्रॉन को हाथ भी लगाया तो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं. तो इनकी स्टेबिलिटी की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 के मेंबर से हमेशा ज्यादा होती है. वेल, सेकेंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज गैस बट sulfur is solid. Why? The question is oxygen is gas but sulfur is solid. Why? See, oxygen अपने नेबर के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 और ये दोनों वैलेंसी अपनी इसके साथ सेटिस्फाई कर लेता है. एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, एक पाई बॉन्ड बना लेता है. अब इसको किसी और से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, दोनों उड़ जाते हैं गैस बन के. ओके, अब चलते हैं सल्फर में. सल्फर ने दूसरे सल्फर को बोला चल हम भी पाई बॉन्ड बनाते हैं इसकी तरह. तो दूसरा सल्फर कहता है तेरा दिमाग खराब है, उसका तो 2p2p ऑर्बिटल था, वो तो पाई बॉन्ड बना सकता है. भाई हम नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि हमारे वाला जो बॉन्ड है, जो ऑर्बिटल है जिसने ये बॉन्ड बनाना है वो 3p है, तो p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. फिर सल्फर कहता है हम क्या करें, मेरी भी तो 2 वैलेंसी है. कहते हैं काम करते हैं पड़ोसियों को पकड़ लेते हैं साथ में, तो वो पड़ोसियों को पकड़ लेते हैं. सी, ये देखो इस तरीके से आपके जो सल्फर हैं वो कंबाइन करते चले जाएंगे लाइक दिस. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये अपना अब 8 सल्फर के एटम कंबाइन कर जाएंगे तो उड़ तो सकते नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा. और इसको हम इसकी क्राउन स्ट्रक्चर्स कहते हैं. अगर हम देखें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं इसको, ये आपस में कंबाइन करके. वैसे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ये एक क्राउन स्ट्रक्चर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है
कि जो ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा होती है अपने पूरे ग्रुप में। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इसकी वो होती है। ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का क्या मीनिंग है कि अगर हम इसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा। यू नो, हर वो एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड electrons in pi star anti-bonding molecular orbital। क्लास 11th में हमने पढ़ा था इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। उस एनर्जी लेवल डायग्राम में जो ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने बॉक्स बनाए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पड़े हुए थे। अगर आपको याद हो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन का, 11th का नहीं याद तो मैं बता रही हूँ, बाकी सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। देन द क्वेश्चन इज, क्या कभी सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होगा? ऐसा क्यों पूछा? बिकॉज सल्फर जो नॉर्मली होता है ना, ये डायामैग्नेटिक होता है। ओके, तो ये पैरामैग्नेटिक कब बनेगा? जब इस सल्फर को हम लोग मोर देन 1000 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये वेपर्स स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वेपर्स में ये S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये तो डायामैग्नेटिक है बट ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ? वही पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स कितने होते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एलोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जिनकी शक्ल अलग अलग हो बट अकल एक हो। तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसके 2 एलोट्रॉप्स हैं। एक तो डाई ऑक्सीजन है, एयर में होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, और एक होता है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला O3, इसे हम ओजोन कहते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन? ये लो, इसकी स्ट्रक्चर भी देख लो, राइट? एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। इज इट? नो, ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस का मतलब है कि डबल बॉन्ड गेड़ियां मारता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, ये घूमता रहता है। इट इज डीलोकलाइज्ड। और ये निशानी किसकी होती है? इसका मतलब है जो मैंने स्ट्रक्चर्स लिखी हैं ये आपस में एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लगती हैं। तो व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर? ये रही ओवरऑल स्ट्रक्चर, राइट? इट सीम्स कि डबल बॉन्ड आधा उसका है आधा इसका। ओवरऑल वी कैन से दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से OO बॉन्ड लेंथ दोनों की दोनों सेम होती है और 128 पिकोमीटर होती है। ओके, ओजोन बनता कैसे है? अपने आप स्ट्रेटोस्फीयर में। ये स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है? ये हमारी अर्थ से 50 किलोमीटर की हाइट पे होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अपने आप बनती है। हाउ? वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से, 3O2 UV रेडिएशंस, और आपका बन जाएगा ओजोन। ये ओजोन क्या करता है? ये ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इमेजिन करो कि ओजोन लेयर नहीं है या उसमें ब्रेकिंग हो गई तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पहुंच जाएंगी, एनिमल्स को स्किन कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और जो प्लांट्स होते हैं उनका ग्रीन कलर फिनिश हो जाएगा, यानी कि क्लोरोसिस हो जाएगा। वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। जब प्लांट्स खाना ही नहीं बनाएंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? इसलिए ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं।
क्या हम इसको लैब में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ओजोनाइजर में बनाते हैं। देखो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में तो अपने आप बनता है, अगर लैब में बनाना हो तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें पास कर दो और आपको मिल जाएगा ओजोन। एंड यू नो दिस इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो डेल्टा एच होता है दैट इज प्लस 140 किलो जूल पर मोल. It means ozone is very delicate because ozone is having too much energy in it. Yes, it is very delicate. ओजोन जो है ये डिकम्पोज होके O2 और नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है? आप अपनी ब्लैक कलर की टी शर्ट के ऊपर ओजोन डाल दो, वाइट हो जाएगी। तो ये क्या करता है? ब्लीचिंग करता है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, न्यूली बॉर्न नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या करती है? कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस बना देती है, यानी कि इस ऑक्सीजन की वजह से इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। ओजोन इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट। यस, इसको ड्राई ब्लीच भी कहते हैं क्योंकि आपको अपनी टी शर्ट जो है वेट करने की जरूरत नहीं है। ड्राई टी शर्ट पे ही आप ड्राई ओजोन पास कर दो, कलरलेस हो जाएगी। तो ये ड्राई ब्लीच का काम भी करता है। एंड मोर ओवर ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको पता कैसे चलेगा ओजोन कितना है? हाउ विल यू मेजर ओजोन क्वांटिटेटिवली? सी, ओजोन को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट ऑफ ओजोन, सबसे पहले ओजोन को Ki और वाटर में डिसॉल्व कर दो। उसके बाद आयोडीन लिबरेट होगी। आयोडीन लिबरेट होगी, पर्पल कलर के वेपर्स होंगे। इस आयोडीन की टाइट्रेशन कर दो आप। टाइट्रेशन किसके साथ करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2SO2O3। इसके साथ टाइट्रेशन करने पर हमें पता चल जाएगा कि आयोडीन कितनी रिलीज हुई थी और उस आयोडीन से ओजोन कितना प्रेजेंट था, हमें ये पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर ओजोन क्वांटिटेटिवली। फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। ओसे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, these are the magic numbers to know the atomic number of next member. Group 16 elements have lesser ionization energy than group 15. Because of stable configuration of group 15 elements, their ionization energy is very high. Oxygen is gas because it can make p-pi multiple bond. P-pi multiple bond because of smaller size. But sulfur cannot show p-pi multiple bonding, so that's why it is solid in nature and it is gas. Oxygen is paramagnetic, means it is slightly attracted towards the magnet. Why? Because of presence of two unpaired electrons in pi star antibonding molecular orbital. What about the sulfur? It is diamagnetic. Can we make sulfur paramagnetic? Yes, by heating it at more than 1000 Kelvin, you will get the vapors. In those vapors, sulfur is present in the form of S2, and this S2 is paramagnetic because now this is having two unpaired electron in pi star antibonding molecular orbital. Allotropes of oxygen. What are the allotropes? Different forms of an element having different physical properties but same chemical properties. शक्ल अलग, अकल एक जैसी. So ozone and dioxygen. Ozone, its structure is like this. It shows resonance, and because of resonance, both the bond lengths are same. Right? How will you prepare ozone? In lab, we can prepare ozone by passing silent electric discharge through oxygen, and we will get ozone. This is highly endothermic reaction. In other words, we can say oxygen by absorbing energy is converted to ozone. So ozone is highly unstable. It is broken to give O2 and nascent oxygen, and because of this nascent oxygen, it is used as bleaching agent, and moreover it is a very good oxidizing agent also. But in our atmosphere, at stratosphere, ozone is formed by the reaction of ultraviolet radiations on oxygen, and we will get ozone.
This ozone protects us from harmful ultraviolet radiations, because otherwise these ultraviolet radiations will damage our skin, and they will eat away the green color of plants, means chlorosis will happen. Can you measure ozone quantitatively? Yes, by passing ozone to Ki and water. Then iodine will be liberated. This iodine liberated is titrated against hypo to know the concentration of iodine produced, and in turn we can get the concentration of ozone also. Now, which gas depletes ozone layer? Chlorofluorocarbons. The next question is, freons deplete ozone layer. What are the freons? Freons are chlorofluorocarbons. See, CCl2F2. I mean chlorofluoro होना चाहिए कार्बन के साथ. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नोन एज फ्रियोन्स. ये फ्रियोन्स क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में गए. ये फ्रियोन्स मिलते कहाँ हैं? आप जो अपने घरों में रेफ्रिजरेटर में जो गैस खत्म हो जाती है, गैस भरवाते हैं, वो यही तो होती है. एंड मोर ओवर परफ्यूम स्प्रे करते हैं हम लोग, डिओड्रेंट्स करते हैं, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं. ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, वहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में ये लोग फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, CClF एंड ये रेडिकल. ये जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है ना ऊपर जाके, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है. मींस उसके साथ रिएक्शन करके वापस उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है. राइट, हमने रिकैप भी देख लिया. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Well, where is the duster? Wait. Okay. Sulfur shows high catenation power than oxygen. The next question is, sulfur shows higher catenation power than oxygen. What do you mean by the catenation power? This is the self-linking property. जैसे भी आपने देखा था सल्फर 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 सल्फर, 8 सल्फर आपस में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन 8 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3. तो इसे बोलते हैं कैटिनेशन पावर. सल्फर की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज SS single bond is stronger than OO सिंगल बॉन्ड. सल्फर का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ये कैटिनेशन पावर शो कर सकता है. वेल, ऑक्सीजन, अगर हम किसी के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं, कमाल है, ये तो जला देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, सबको करता है ये प्लैटिनम को छोड़ के. जैसे कि अगर हम इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दें तो Al2O3 बना देगा. राइट. अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न कर दें तो ये इसको भी कहेगा चल तेरा ऑक्साइड बनाता हूँ, इसको बोलते हैं चल तेरा भी ऑक्साइड बनाता हूँ, ये तो ऑक्साइड बना देगा. सो CO2 एंड वाटर. आई जस्ट मीन टू से, आप कुछ भी लो, ऑक्सीजन में उसको बर्न कर दो, सबको चुन चुन के अलग करेगा और उसका ऑक्साइड बना देगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लो, CS2 को एयर में बर्न कर दो, CO2 भी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, दोनों को तोड़ेगा और ऑक्सीडाइज कर देगा. तो इसकी बहुत अच्छी ऑक्सीडाइज करने की पावर होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपकी NCERT की बैक में भी है और IIT में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन. सी क्वेश्चन है कि जब हम ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये ले लेता है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है. जब किसी रिएक्शन में एनर्जी निकलती है तो समझ जाओ कि वो आराम से हो जाएगी, फिजिबल है, एनर्जी निकली. ओके. जब ऑक्सीजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया तो रादर ये एनर्जी मांगता है. कितनी? 702 किलो जूल पर मोल. 1 मोल की बात चल रही है, पर मोल O नेगेटिव की, और O2 नेगेटिव बनाता है.
और हम सबको पता है जब कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, जब हीट खा के बनता है तो वो अनस्टेबल है। लेकिन हमने तो इस दुनिया में जितने कंपाउंड्स देखे हैं उसमें ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की फॉर्म में था। तो क्वेश्चन है क्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इतना मुश्किल है इसके लिए लेना। जब कोई एनर्जी मांगता है ना तो उसे मुश्किल ही कहते हैं। क्वेश्चन था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव, मींस एनर्जी इज रिलीज्ड। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली एंडोथर्मिक, मींस एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। देन व्हाई ऑक्सीजन मेक्स कंपाउंड इन दिस फॉर्म, ये डाई नेगेटिव आयोन बनाता ही क्यों है। अब ऑक्सीजन की कथा सुनो। ऑक्सीजन कहता है देखो भाई, मैं जब O2 नेगेटिव की फॉर्म में किसी के साथ बॉन्ड बनाता हूं, कैल्शियम ले लो, 2Na प्लस ले लो, कोई भी, कहता है जब मैं आयोनिक बॉन्ड बनाता हूं इस हालत में, उस वक्त जो लैटिस एनर्जी निकलती है, ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनता है अपने कैटायन और एनायन से, उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी तो निकलेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ऑक्सीजन कहता है कि मेरी O2 नेगेटिव की फॉर्म में जब मैं कोई बॉन्ड बनाता हूं तो लैटिस एनर्जी बहुत सारी निकलती है, जो कि 702 से ज्यादा होती है और मुझे वहां से मिल जाती है। मींस लैटिस एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। दो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक बिकॉज उसमें एनर्जी भी चाहिए थी, बट फिर भी ये ले लेता है, राइट। तो लैटिस एनर्जी हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई एम श्योर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में काफी सारा पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट OF2 को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं, राइट। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्वेश्चन है व्हाई, हमने इसको ऑक्साइड क्यों नहीं बोला। देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका नेम पीछे आता है। तो क्या आंसर है इसका, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें किसी एलिमेंट का पता लगाना हो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो हम फ्लोरीन को भेजते हैं सबसे पहले। जैसे कि अगर मैं आपसे ऑस्मियम का एग्जांपल लूं, अब ऑस्मियम एक एलिमेंट है, मुझे पता लगाना है ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सबसे पहले मैं फ्लोरीन को भेजूंगी, जा पता लगा क्या। तो फ्लोरीन कहता है भाई इसके ना 8 है इसकी वैलेंसी, ये 8 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैसे, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा बंदा है, अगर ये किसी के पास इलेक्ट्रॉन मांगने गया है ना तो उसको देने ही पड़ेंगे, ये बॉस है पीरियोडिक टेबल का। तो ऑस्मियम के पास गया तो उससे 8 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, 8 बॉन्ड बना लिए। यानी कि फ्लोरीन इज यूज्ड टू टेक आउट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। दूसरे नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन। फिर हमने ऑक्सीजन को भेजा, अब तू जा पता लगा क्या कितनी है। तो ऑक्सीजन भी गया वहां पे और इसने भी यही कहा कि यस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 8 है। फिर हमने ऑस्मियम से पूछा तुझे कौन अच्छा लगा, कहता है भाई फ्लोरीन को मत भेजना मेरे पास। क्यों, कहता है फ्लोरीन ना 8 जने आ जाते हैं, अब 8 जनों को अपने चारों तरफ मैं कैसे संभाल के रखूं। ऑक्सीजन देखो कितना अच्छा है, 4 लोग आए हैं। 4 क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है। एक ऑक्सीजन ऑस्मियम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। तो बेटर है। क्वेश्चन क्या था, बोथ फ्लोरीन and oxygen are used to take out the maximum oxidation state of any element. Then why oxygen is better than fluorine in doing so? Answer, because of tendency of oxygen to show p-pi multiple bonding. मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये जो है बेटर है देन फ्लोरीन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्राइड्स, उसकी कहानी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ओके, नेक्स्ट है
आपका ये मैंने क्यों लिखा है surekha@gmail.com। ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आप मुझे, अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, 10 ईयर्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं। सुरेखास केमिस्ट्री, आई थिंक एस मिसिंग है इसमें, यस, surekhaschemistry@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए। और जब आप मेल करेंगे तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट केमिस्ट्री डालना प्लीज़, केमिस्ट्री 11th या केमिस्ट्री 12th। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो मैं आपको लिंक और वो सब कुछ स्केड्यूल सेंड कर दूंगी। अगर आपको नोट्स असाइनमेंट चाहिए तो मैं उसका भी कोई ना कोई अरेंजमेंट कर दूंगी। सो मैंने ये इसलिए लिखा था, राइट। दोनों देख लेना, surekha@gmail.com है या surekhaschemistry@gmail.com है। ओके, सो इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई थिंक surekha@gmail.com है ये, राइट। है दोनों, मेरे दोनों ही है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कोई भी। अब हमारा टॉपिक है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप, कौन सा? 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। सो सी, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO. We are not going to write down because it is radioactive. We don't study much about it. Okay. Now, what is the structure? Water की structure है bent, दो lone pairs हैं, bond angle है 104.5 डिग्री, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, शेप का नेम है V शेप कहते हैं या इसको हम बेंट कहते हैं। डोंट यू थिंक सारे एक ही खानदान के हैं तो सभी की शक्ल V शेप या बेंट होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? साइज का डिफरेंस है। साइज का डिफरेंट होने से सी केयरफुली, इसका जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री है, H2S का 92.1 डिग्री, इसका 91 डिग्री और इसका 90 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप जो साइज है, ये देखो सल्फर का साइज बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ लॉन्ग हो जाती है, और जिनमें जो लोन पेयर पड़े होते हैं ना उन ऑर्बिटल का साइज भी ना बढ़ जाता है। यानी कि नीचे आने पर विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एलिमेंट लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है। ये इसको बोलेगा चल थोड़ा दूर होके बैठ, ये इसको बोलेगा चल दूर होके बैठ, ये बेचारे पास आ जाते हैं। यानी कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बेचारी बॉन्ड पेयर दे हैव टू कम क्लोजर, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए नीचे आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। सो पहला क्वेश्चन क्या था? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन size of element, lone pair repulsion increases, then lone pair bond pair, then bond pair। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन में इंक्रीमेंट हो जाता है, बेचारे दे हैव टू कम क्लोजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तभी मैंने बोला था मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि अब खुद सोच के बताओ इनमें से कौन है जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ऑफ कोर्स ये वाला, बिकॉज टेलुरियम का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी लॉन्गर होगी, एंड वी ऑल हैव स्टडीड कि जितना लॉन्ग होता है बॉन्ड उतना इजीली ब्रेकअप हो जाता है, तो ये जल्दी टूटेगा, राइट। अगर मैं इन सबको वाटर में डुबो दूं तो सबसे पहले H+ कौन निकालेगा? ये तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हुआ? इसका, TeH2 more than H2Se more than H2S more than H2O। बट मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है कि why H2S is more acidic than H2O? Bigger size, longer bond length, easily it is broken to give H positive ion। Well, ये हमारा था एसिडिक कैरेक्टर। सिमिलरली रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा? यही होगा। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो अपना बॉन्ड तोड़ के फटाफट H को बोलेगा जा तू रिडक्शन कर। ऑफ कोर्स ये तो एसिडिक कैरेक्टर का भी यही ट्रेंड है
और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी यही ट्रेंड है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ रहा है बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीजेस, यानी कि बॉन्ड इज ब्रोकन इजीली। नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड इसमें हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सब में से अगर हम इसको कंपेयर करें, ये वाटर हमारा लिक्विड है बट जो H2S है वो गैस है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है और सल्फर का बड़ा है, उल्टा बड़ा वाला गैस बन के उड़ गया और छोटे वाला लिक्विड है। वाई? बिकॉज जो हमारा वाटर है वो H बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड इन वाटर। वाई? सी, पहले तो देख लो कैसे, फिर हम देखते हैं वाई। You know the size of oxygen is very small and electronegativity is very high. So that's why it will make H bond. ये मैंने H bond बनाया है यहाँ पे। सी, ये कितनी भी लगा सकते हैं लाइनें, डैश डैश भी लगा सकते हैं। एक वाटर ने दूसरे वाटर को H bond से पकड़ लिया, अब ये उड़ तो पाएंगे नहीं, इसलिए ये लिक्विड है। H2S सल्फर H bond नहीं बना सकता, एक H2S अकेला अकेला रहेगा तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स वाटर का। H2S की बजाय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर हम इन सबका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये देखो, द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो होगा सबसे ज्यादा। बोलते तुम लड़ लो तीनों आपस में। अब ये तीनों लड़ाई करेंगे तो टेलुरियम कहेगा मेरा साइज बड़ा है, तो उसके बाद बारी आएगी H2TE, फिर H2SE, फिर आएगा हमारा H2S, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ योर ग्रुप 16। फटाफट रिकैप देखते हैं। हाइड्राइड्स मीन्स द बॉन्ड बिटवीन और द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एनी अदर एलिमेंट। नाउ ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड. All of these are having V shape or bent. They show sp3 hybridization. Bond angle decreases on coming down the group because with the increase in size, lone pair repulsion increases, then bond bond pair, then bond pair. Well, acidic character, it increases on coming down the group because the size increases, bond length increases, easily broken to give H positive ion. Similarly, reducing character also increases because with the increase in size, bond length increases, easily broken. Water is liquid because it can form H bond. H2S cannot make. Why? Because of the bigger size and smaller electronegativity of sulfur. And this is the trend of their boiling point. Right? Note down the points and we will go for the oxides then. Okay. Next is, this was all about hydrides. Now we will move towards oxides. Very important oxides are SO2 and SO3. पहले हम SO2 की स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम ऐसी SO3 की पढ़ेंगे. SO2, sulfur dioxide. See, it is having, this is the shape of this SO2. This is having one lone pair of electron and two bonds. ये है हमारा p pi bond, एक है p pi d pi bond. What is the difference? इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके pi बॉन्ड बना लेते हैं. इसका p ऑर्बिटल, इसका d ऑर्बिटल ये वाला pi बॉन्ड बनाते हैं. तो इसका मतलब तो ये हुआ दोनों बॉन्ड अलग अलग हैं? नो, ये भी गेड़ियां मारते रहते हैं. They will also show resonance. See, ये भी रेजोनेंस शो करेंगे. कैसे? ये p पाई d पाई इधर आ जाएगा और p पाई उधर चला जाएगा. और एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से दिया हुआ है, वो भी हम लिख सकते हैं, वो एक 11th क्लास के बच्चे के लिए रिप्रेजेंटेशन है, बट दिस इज राइट. सो इस रेजोनेंस की वजह से बोथ SO बॉन्ड लेंथ्स आर सेम. दोनों सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम होती है रेजोनेंस की वजह से. मैंने क्यों लिखा? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. वेल, नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, दोनों का काम करता है. वाई? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये इंटरमीडिएट है.
ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों का काम करेगा। जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे की रिडक्शन करता है, जो अपनी रिडक्शन करता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। सो इन SO2 सल्फर इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट which can be increased as well as decreased, so it will act as both reducing agent as well as oxidizing agent. Next question, how will you detect sulfur dioxide? आप इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हाँ ये सल्फर डाइऑक्साइड है? फर्स्ट थिंग, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, राइट। सेकेंड, KMnO4 पिंक कलर का होता है, डार्क करते जाओ तो पर्पल होता चला जाएगा। आप KMnO4 में सल्फर डाइऑक्साइड डाल दो, इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा। सो इट विल डिस्चार्ज द पिंक कलर ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 में मैग्नीज को बदल देता है Mn2+ में, और SO2 खुद सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वेल, वाटर इज ऑलवेज टेकन बिकॉज KMnO4 वाटर में डिसॉल्व करके लोगे तो वाटर है। थर्ड पॉइंट है, K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज। अगर हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये इसके कलर को ग्रीन कर देता है, इसके कलर को ग्रीन कर देता है। ये 3 टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एक पॉल्यूटेंट है, हाउ एंड व्हाई? हाउ कैन यू से इट इज अ पॉल्यूटेंट? फर्स्ट, ये हमारी आईज में रेडनेस और रैशेज ला देता है, आईज पे इफेक्ट करता है, आईज में रेडनेस भी ला देता है और रैशेज भी ला देता है। दूसरा, थ्रोट इन्फेक्शन, ये थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है, थ्रोट में पेन हो जाती है, थ्रोट में इरिटेशन होती है, राइट। और थर्ड है, अगर ये रेन वाटर के साथ मिल जाएगा तो एसिड रेन कॉज करेगा, इट विल कॉज एसिड रेन, और एसिड रेन हमारे मार्बल्स को खत्म करती है। यही एसिड रेन रिवर्स में, लेक्स में जाएगी तो वहाँ का फ्लोरा फोना डिस्टर्ब होता है पीएच के चेंज होने से, एसिड रेन भी कॉज करता है। और तीसरी बड़ी बात है कि प्लांट्स में क्लोरोसिस कर देता है, यानी कि ग्रीन कलर को फिनिश कर देता है। फोर्थ है, इट कॉजेज क्लोरोसिस इन प्लांट्स, जो कि सबसे खतरनाक है, राइट। तो ये था हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के सारे पॉइंट्स। फटाफट रिकैप ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बोथ द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, स्ट्रक्चर इज बेंट, one lone pair is present. Sulfur dioxide acts as oxidizing agent as well as reducing agent because sulfur is present in the intermediate oxidation state. And how will you detect sulfur dioxide? Pungent smell. It discharges the pink color of KMnO4. It changes the orange color of potassium dichromate to the green color, and once again it is itself is converted to sulfate. How it is acting as a pollutant? Causes problems in eyes, throat, क्लोरोसिस इन प्लांट्स एंड कॉजेज एसिड रेन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, surekhachemistry@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए। और रिमेंबर, सब्जेक्ट में केमिस्ट्री और साथ में क्लास का नाम आपने लिखना है, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आती हैं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं सेकेंड वॉल्यूम में। ओके, आई हैव चेक्ड, अभी इसमें टाइम बचा हुआ है तो हम फटाफट एक और टॉपिक ले सकते हैं। सी, नेक्स्ट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। वी विल गो फॉर द सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखो, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। हाउ? बिकॉज आउट ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, एक होता है पी पाई बॉन्ड, एक है पी पाई डी पाई, ये वाला बॉन्ड भी पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं? बस इसको घुमाते जाओ, पी पाई यहाँ है, एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, लाइक दिस। ये देखो, लेबलिंग सेम है, बस पी पाई को चेंज कर देना।
आपकी बार पी पाई ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस पे रेजोनेंस होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, यानी कि ये मैक्सिमम है। अब मैंने सल्फर को बोला, सल्फर ट्राइऑक्साइड को बोला कि तू हायर स्टेट में जाएगा, बोलते हैं नहीं ये मेरी हायर स्टेट है, मैं अपनी रिडक्शन करूंगा। जो अपनी रिडक्शन करता है वो दूसरों की क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। याद है SO2 दोनों का काम कर रहा था, बट ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही करेगा। वेल, SeO2 की स्ट्रक्चर कैसी है, सिलीनियम डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। सो ये वेपर स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। सॉलिड स्टेट में ये कंबाइन कर जाएगा, और अगर इसको कंबाइन करना हो तो ये इस तरीके से शो करेगा, सी, राइट। एक अपना डबल बॉन्ड इस साइड बना लेगा, ये देखो हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी होती है, वो ये वैलेंसी अपनी ये कंप्लीट कर ही रहा है। नेक्स्ट है हेलाइड्स ऑफ सल्फर, राइट। हेलाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है SF4। SF4 की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर किसी के भी पता लगाना हो तो सबसे पहले उसके चारों तरफ इतने डॉट्स लगाओ जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगा दिए। 4 फ्लोरीन हैव टू मेक द बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दो, 4 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, एक लोन पेयर बच गया। सो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। जब कभी किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो जाए बॉन्ड बनाने के बाद, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। पढ़ा होगा 11th में PCl5 जैसा इसका स्केलेटॉन होगा। अब लोन पेयर कहते हैं भैया मैं ना तो ऊपर बैठूंगा ना मैं नीचे, मैं तो यहाँ बैठूंगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा महसूस होती है, यहाँ पे कम, तो ये यहाँ बैठ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ बैठ जाएंगे, राइट। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। शेप क्या है, शेप बताते वक्त इसको छुपा लेते हैं, इसको आप छुपा लीजिए, छुपा के बताना शेप कैसी बनेगी। ये देखो ऐसी बन रही है ना, इसे सी सॉ कहते हैं। लो मैंने सीधा कर दिया, यहाँ बच्चे बैठ के झूला झूलते हैं ना, सी सॉ। तो इसकी शेप कैसी होती है, सी सॉ इसकी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम SF4 के ऊपर वाटर डालें तो व्हाट विल हैपन, रिएक्शन हो जाएगी। हाउ, डबल डिकम्पोजिशन एक्सचेंज ऑफर मार दो, HF और SO2 बन जाएगा, SO2 और HF बन जाएगा। बैलेंस तो चलती रहती है, कोई बैलेंसिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमें प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए मेन। तो ये एक्सचेंज ऑफर मार लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, ओके। और SF4 की और क्या खास बात है, SF4 ल्यूइस एसिड का काम भी करता है और ल्यूइस बेस का काम भी करता है। इस दुनिया में हर वो बंदा लुइस बेस होता है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसलिए लुइस बेस का काम करेगा। लुइस एसिड कौन करता है, जिसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है। SF4 acts as Lewis acid because of presence of vacant orbital and Lewis base because of presence of lone pair of electron. ओके, ये था SF4 के बारे में। अब चलते हैं इसका बड़ा भाई यानी कि SF6। SF6 में हम इसकी स्ट्रक्चर पता लगाने की पहले कोशिश करेंगे। 6 मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, अब आप देखिए बॉन्ड बनाएगा। हाउ मेनी बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो SF6 6 बॉन्ड का मतलब 6 बॉन्ड पेयर हुआ, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, राइट, ऑक्टाहेड्रल जैसी होगी। ये देखो ये बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस, ओके। अब मैंने इसके ऊपर वाटर डाल दिया। जब हमने SF4 पे वाटर डाला था तो उसने तो रिएक्शन शो करी थी, बट वाटर तो यहाँ रोने बैठ जाता है, बोलते यार मुझे जगह ही नहीं मिल रही, जाऊं कहाँ से, एंट्री ही नहीं है। सो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज वाटर डज नॉट गेट स्पेस फॉर द अटैक, बिकॉज सल्फर इज स्टेरिकली हिंडर्ड, यानी कि छुपा हुआ है, घिरा हुआ है बाय 6 फ्लोराइड, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि SF6 जो है इनर्ट होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज गैसियस इंसुलेटर। इसको हम गैसियस इंसुलेटर के तौर पे यूज
कर सकते हैं बिकॉज वाटर इज नॉट अटैकिंग ऑन SF6, इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड बाय 6 फ्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 तो बन गया, SCl6 क्यों नहीं बनता एंड SH6 भी नहीं बनता. देखो, सल्फर का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना तो फ्लोरीन और सल्फर के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, वहां से एनर्जी निकली और सल्फर का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, 6 हो जाता है. बट SCl का बॉन्ड वीक है, SH का बॉन्ड भी वीक है, जो एनर्जी निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए. एंड मोर ओवर इस केस में तो सल्फर साफ कह देता है, भाई क्लोरीन तेरा साइज तो बहुत बड़ा है, मैं छोटा सा सल्फर 6 क्लोराइड को अपने चारों तरफ कैसे घेर के रखूंगा, आई कांट सराउंड यू. तो इसलिए SCl6 भी एग्जिस्ट नहीं करता. फटाफट रिकैप, SO3 की रेजोनेंस की वजह से इट इज ऑल्सो हैविंग ऑल दी SO बॉन्ड लेंथ सेम, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी. SO3 will act as only oxidizing agent because in SO3 sulfur is already present in maximum oxidation state which cannot be further increased, so it is only acting as oxidizing agent. This is the structure of selenium dioxide in vapor state and in the liquid state also it exists. Halides, SF4 sulfur tetrafluoride, the structure is seesaw. Now it is reacting with water to make SO2 and HF. SF4 acts as Lewis acid because of presence of vacant orbital, acts as Lewis base because of presence of this lone pair of electron. SF6 structure is octahedral or you can say square bipyramidal. Okay, so it is not being attacked by water because water does not get space for the attack, it is sterically hindered, so that's why it is used as gaseous in soup.